आज हम पढ़ेंगे पेनकेटाइटिस। पेनकेटाइटिस दो टाइप का होता है, एक्यूट पेनकेटाइटिस और क्रोनिक पेनकेटाइटिस। पेनकेटाइटिस बोलते किसको है? इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज को। अगर पेनक्रियाज जो ग्लैंड है, ये जो पेनक्रियाज ग्लैंड होता है, ये हमारा सेकंड पार्ट ऑफ डियोडिनम में ओपन होता है। स्टमक के बिलो ये प्रेजेंट है, इस तरफ इसके स्प्लीन प्रेजेंट होता है, तो इनके बीच में ये प्रेजेंट है। अब इसमें किसी भी रीजन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो हम कोजेज आगे पढ़ेंगे, तो उसको बोलते हैं पेनकेटाइटिस। ये दो टाइप की हो सकती है, एक्यूट पेनकेटाइटिस और क्रोनिक पेनकेटाइटिस। आज हम मेन फोकस करेंगे एक्यूट पेनकेटाइटिस पे। एक्यूट पेनकेटाइटिस का डायग्नोसिस हम कैसे बनाएंगे? एक्यूट पेनकेटाइटिस में 3 चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। पेन इन एब्डोमेन होना चाहिए, और जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं उसमें अमाइलेज लाइपेज लेवल्स रेज्ड होने चाहिए, और यूएसजी या सीटी स्कैन पे हमें इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज, स्वोलन पेनक्रियाज, ये सब फाइंडिंग्स मिलनी चाहिए। तो अगर पेन जो है इसमें मेनली एपिगेस्ट्रियम में मिलता है, साथ में पेरियम्बलाइकल रीजन में मिल सकता है, और लेफ्ट साइड पे अपर क्वाड्रेंट में मिल सकता है। अगर इन रीजन्स में पेन है पेशेंट को, तो हम सस्पेक्ट करेंगे पेनकेटाइटिस है। फिर अगर हमारी लैब रिपोर्ट्स में भी अमाइलेज लेवल और लाइपेज लेवल्स मोर देन 3 टाइम्स ऑफ अपर नॉर्मल लिमिट आता है, और यूएसजी पे भी कंफर्म हो जाता है, और सीटी पे कंफर्म हो जाता है किसी एक पे, तो अगर इन 3 में से अगर कोई 2 फीचर्स प्रेजेंट है, तो हम उसको बोलेंगे एक्यूट पेनकेटाइटिस है। तो ये तो था इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। अब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि पेनक्रियाटिस हुआ कैसे। किसी नॉर्मल पेशेंट में पेनक्रियाज क्या कर रहा है? कुछ पेनक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज कर रहा है। उन एंजाइम्स का काम है हमारे फूड को डाइजेस्ट करना। अब फूड को डाइजेस्ट करने का जो मेन फंक्शन है पेनक्रियाटिक एंजाइम्स का, वो डिजीज़ में कैसे कन्वर्ट हुआ? तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें वो एंजाइम्स बाहर रिलीज होने की बजाय अंदर ग्लैंड में ही रिलीज हो जाते हैं, और पेनक्रियाज जो टिश्यू है उसी का ऑटोडाइजेशन कर देते हैं। तो देखो ये नॉर्मल एनेटमी है। इसमें इधर ऊपर लीवर है, इस तरफ इसमें गोल ब्लैडर है, और ये स्टमक का पोर्शन है सारा। इधर डियोडिनम है स्टमक के बाद, और डियोडिनम में ये ओपन हो रहा है, इधर पेनक्रियाज की डक्ट है। तो ये नॉर्मली जो पेनक्रियाज ग्लैंड होता है उसमें एक डक्ट होती है, जो मेन डक्ट होती है, ये ओपन हो रही है सेकंड पार्ट ऑफ डियोडिनम में, और सारी सिक्रीशंस इधर रिलीज कर दे रही है। अब कई बार क्या होता है, जैसे इसको हम अगर सिंप्लीफाई करके देखें इसकी एनाटॉमी को, तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। ये पेनक्रियाज है, स्टमक है, ये डियोडिनम स्टार्ट हो गया, ये लीवर, और ये गोल ब्लैडर हो गया। अब कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज होते हैं इसमें, जो मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है गोल ब्लैडर स्टोन से, कि गोल ब्लैडर में इधर स्टोन हुए, वो इधर डक्ट के थ्रू, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू आके नीचे जो इधर इसकी डक्ट ओपन हो रही है पेनक्रियाज की, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन इन्होंने अगर कॉज कर दिया, तो एंजाइम्स बाहर इधर नहीं रिलीज हो पाएंगे, तो इधर अंदर ही रिलीज हो गए सारे एंजाइम्स। वो क्या करेंगे, इधर ग्लैंड का ऑटोडाइजेशन करना स्टार्ट कर देंगे, तो इधर पेनकेटाइटिस हो जाएगा, ये ग्लैंड पूरा स्वोलन हो जाएगा। अब ऑब्स्ट्रक्शन के और भी कॉजेज हो सकते हैं। इस एरिया में ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो सकती है? इधर फूड के थ्रू, ओरल इंटेक के थ्रू कोई पैरासाइट आ गए। पैरासाइट में क्या आ सकता है? एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स आ सकता है, और क्लोनोर्किस साइनेंसिस आ सकता है। ये क्या होते हैं? वॉर्म्स होते हैं। वॉर्म्स, अब अगर बहुत सारे वॉर्म्स इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या करेंगे, इस ये नैरो पार्ट है बहुत ज़्यादा डियोडिनम, तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देंगे इधर। बाकी ट्यूमर्स हो सकते हैं कोई, इधर जो एम्पुला है, पेरी एम्पुलरी कोई कार्सिनोमा हो सकता है, या पेनक्रियाटिक डिवीजम हो सकता है। पेनक्रियाटिक डिवीजम किसको बोलते हैं? नॉर्मली पेनक्रियाज में 2 डक्ट होती हैं, 2 ओपनिंग होती हैं, एक वेंट्रल ओपनिंग होती है और एक डोर्सल ओपनिंग होती है। ये जो हमारी वेंट्रल ओपनिंग होती है ये वाइड होती है, और जो डोर्सल ओपनिंग होती है वो बहुत नैरो होती है। तो मेन जो सिक्रीशंस होती है इस वेंट्रल ओपनिंग के थ्रू सारी डियोडिनम में रिलीज हो रही हैं। पर पेनक्रियाटिक डिवीजन में क्या होता है, जो वेंट्रल डक्ट है और डोर्सल डक्ट है वो दोनों अलग अलग ओपन हो रही हैं अपनी, और जो मेन सिक्रीशंस है वो सारी इस डोर्सल डक्ट के थ्रू नैरो ओपनिंग के थ्रू रिलीज हो रही हैं। अब सिक्रीशंस ज़्यादा हो गई इस डक्ट में और ओपनिंग नैरो हो गई, तो ये रिलीज नहीं हो पाई सारी बार, तो ये अंदर ही रिलीज हो जाती हैं और यहाँ पे पेनकेटाइटिस कॉज कर देती हैं। और जो डक्ट जिसका ओपनिंग वाइड था उसमें सिक्रीशंस बहुत कम जा रही हैं, तो उसकी वजह से यहाँ सिक्रीशंस कम रिलीज हो रही हैं, और जो मेन सिक्रीशंस इधर रिलीज होनी थी वो पार्ट नैरो हो गया। वो पार्ट नैरो होने की वजह से क्या हुआ, सिक्रीशंस रिलीज हुई नहीं बाहर। तो ये हो गया पेनक्रियाटिक डिवीजन। ये भी एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन हुआ नहीं, बट ऑब्स्ट्रक्टिव फीचर्स आती हैं इसके अंदर। तो पहला मेन कोज हो गया ऑब्स्ट्रक्शन। दूसरा होता है कुछ टॉक्सिन्स है। टॉक्सिन्स में सबसे ज़्यादा कॉमन है अल्कोहल। तो टॉक्सिन्स में कॉमन अल्कोहल है, वैसे सेकंड मोस्ट कॉमन कोज है। अब अल्कोहल कैसे किसी पेशेंट में पेनक्रियाटाइटिस कोज करेगा? अल्कोहल क्या है, बॉडी मेटाबोलाइज करेगी और कुछ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट कर देगी। वो जो ग्लैंड के अंदर एसिनार सेल्स होती हैं उनकी इंजरी कोज कर देती है, तो एसिनार सेल इंजरी होगी। दूसरा तरीका है कि प्रीमेच्योर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स कर देते हैं, जो अल्कोहल एंजाइम्स को प्रीमेच्योरली वहीं एक्टिवेट कर देगी रिलीज होने से पहले ही।
तीसरा तरीका है कि ये बाइकार्बोनेट की सिक्रीशंस को डिक्रीज कर देते हैं। तो अगर बाइकार्बोनेट डिक्रीज हो जाएंगे तो जो ग्लैंड की सिक्रीशंस है वो थिक हो जाएंगी तो वो एक प्लग फॉर्मेशन कर लेंगी। प्लग फॉर्मेशन हो जाएगा तो ऑब्स्ट्रक्शन कोज हो जाएगा। और एक है कि ये ट्रिप्सिन एंजाइम को भी डिक्रीज कर देती हैं। ठीक है, तो एक सबसे मेन टॉक्सिन था अल्कोहल। उसके अलावा कुछ और टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, जैसे वेनम हो गया, स्कॉर्पियन वेनम या स्नेक वेनम, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हो गया, या कुछ इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो भी कोज कर सकते हैं। फिर टॉक्सिन्स में कुछ और ड्रग्स भी आते हैं, जैसे स्टीरॉयड के इंटेक की वजह से वेल्प्रोइक एसिड, एजाथायोप्रिन, या जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये कैसे एक्ट करता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, कोलिलिथियासिस इंक्रीज कर देता है, गोल ब्लैडर के स्टोन्स को बढ़ा देगा। जितना ज़्यादा एस्ट्रोजन लेवल्स होते हैं उससे चांसेस ऑफ कोलिलिथियासिस इंक्रीज होते हैं। जितने स्टोन्स होंगे उतने ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन की चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिर तीसरा कोज आता है ट्रॉमा। ट्रॉमा किस तरीके का हो सकता है, बाहर से कोई ब्लंट इंजरी हो सकती है कि कोई किसी एक्सीडेंट में कोई ऊपर हैवी चीज़ कोई फॉल कर गई, या कोई वैसे ट्रॉमा हो गया, उसकी वजह से ब्लंट इंजरी होगी तो पेनक्रियाज जो है वो डैमेज हो जाएगा। या फिर कोई और इंजरीज हो सकती हैं, जैसे ईआरसीपी और एंडोस्कोपिक स्फिंक्टेरेक्टमी हो सकती है। ईआरसीपी एक प्रोसीजर है जो हम परफॉर्म करते हैं स्टोन्स को निकालने के लिए या स्फिंक्टर को डायलेट करने के लिए, तो उसकी वजह से भी ग्लैंड में इंजरी हो सकती है। या फिर स्फिंक्टेरेक्टमी करते टाइम भी इंजरी हो सकती है। तो हमने 3 कोजेज पढ़ लिए, उसमें पहला आता है ऑब्स्ट्रक्टिव कोजेज, फिर टॉक्सिन्स आ गए हमारे, फिर ट्रॉमा आ गया। फिर आते हैं कुछ वस्कुलर इंजरीज, जैसे शॉक और हाइपोपरफ्यूजन। शॉक और हाइपोपरफ्यूजन में क्या हो रहा है, इस्कीमिक इंजरी हो जाती है पेनक्रियाज में, और जितनी इस्कीमिक इंजरी होगी उतनी ही ज़्यादा उसमें सेल का डैमेज होगा। एसएलई और पेन भी आता है इसमें। ये क्या होते हैं, एक टाइप ऑफ वेस्कुलाइटिस है। वेस्कुलाइटिस में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स हैं। अगर ब्लड वेसल ही इन्फ्लेम्ड है तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, तो फिर ग्लैंड का इस्कीमिया हो जाएगा। फिर फिफ्थ कॉज आता है इसमें मेटाबॉलिक है। मेटाबॉलिक में आता है ट्राइग्लाइसरीडीमिया। हाइपर ट्राइग्लाइसरीडीमिया इसका थर्ड मोस्ट कॉमन कोज है। पहला हमने इसमें पढ़ा कि गोल ब्लैडर के स्टोन्स हो सकते हैं, दूसरा अल्कोहल हो सकता है, और तीसरा हो गया ट्राइग्लाइसरीडीमिया, हाइपर ट्राइग्लाइसरीडीमिया। साथ में हाइपर कैल्सीमिया और हाइपर पैराथायरॉइडिज्म भी इसके इंपॉर्टेंट कोजेज होते हैं। हमने उसमें हाइपर पैराथायरॉइडिज्म के केस में क्या पढ़ा था कि हाइपर पैराथायरॉइडिज्म की जो फीचर्स आती हैं उसमें आता है ग्रोन्स, मोन्स। उसमें ग्रोन्स में हमने पढ़ा था कि नोजिया, वोमिटिंग और पेनकेटाइटिस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो पेनकेटाइटिस हाइपरपैराथायरॉइडिज्म में क्यों हुआ था, क्योंकि कैल्शियम के लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, और हाइपरकैल्सीमिया पेनकेटाइटिस कॉज करता है। साथ में रीनल फेलियर भी इसका एक कॉज हो सकता है। ये क्यों हुआ, सीकेडी में भी क्या हो रहा है, सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉइडिज्म हो रहा है। सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉइडिज्म भी कैल्शियम के लेवल्स को इंक्रीज करता है और अल्टीमेटली पेनकेटाइटिस कॉज करता है। फिर इसके कुछ इन्फेक्टिव कोजेज भी हो सकते हैं, जैसे वायरल हेपेटाइटिस हो गया, मम्स हो गया, रूबेला हो गया, साइटोमेगेलोवायरस का इन्फेक्शन, एचआईवी का इन्फेक्शन, टोक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्शन, क्लोनोर्किस साइनेंसिस और अकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस है। ये इन्फेक्टिव कोजेज हो गए। फिर कुछ जेनेटिक कोजेज आते हैं, जैसे स्पिंक 1 जीन म्यूटेशन और PRSS 1 जीन म्यूटेशन है। स्पिंक 1 जीन क्या करता है, ट्रिप्सिन इनहिबिटिंग जीन है। अब ट्रिप्सिन का क्या रोल है वो आगे हम पैथोजेनेसिस में देखेंगे। ट्रिप्सिन मेनली जो प्रो फॉर्म होता है एंजाइम का उसको मैच्योर फॉर्म में फंक्शनल एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर इस एंजाइम को ट्रिप्सिन को इनहिबिट कर रहा था हमारा ये जीन, स्पिंक जीन, और इसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गई, अब इसका फंक्शन चला गया तो ये ट्रिप्सिन को इनहिबिट नहीं कर पाएगा। ट्रिप्सिन इनहिबिट नहीं होगा तो सारे एंजाइम्स क्या होंगे, अपने प्रो फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो ऑटोडाइजेशन कर देंगे ग्लैंड का। PRSS 1 जीन का क्या काम होता है, इसका काम था ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करने का। इसमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया, तो ट्रिप्सिन जितना ज़्यादा एक्टिवेट होएगा उतनी एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम ज़्यादा बन जाएंगे। जो प्रो फॉस्फोलाइपेज है वो फॉस्फोलाइपेज में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रो इलास्टेज इलास्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसकी वजह से सारे एंजाइम्स एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होकर डाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारे इसके कोजेज हो गए। इसमें मेन आता है गोल ब्लैडर स्टोन्स, फिर अल्कोहल आता है, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया आता है और हाइपर कैल्सीमिया आता है। ये इसके मोस्ट कॉमन कोजेज हो गए। इनको क्लासिफाई किया हमने ऑब्स्ट्रक्टिव कोजेज में, इन्फेक्टिव, जेनेटिक, मेटाबॉलिक, वेस्कुलर, ट्रॉमा और टॉक्सिन्स में। ठीक है, अब ये सारे कोजेज किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं,
इसके लिए हमें इसकी पैथोजेनेसिस पता होनी चाहिए। पैथोजेनेसिस में क्या है कि ऑटोडाइजेशन ऑफ पेनक्रियाटिक सब्सटेंस हो रहा है। अब पेनक्रियाटिक टिश्यू का कैसे ऑटोडाइजेशन हो रहा है? नॉर्मली क्या होता है, ट्रिप्सिनोजिन एंजाइम को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए एंटेरोकाइनेज चाहिए। ये एंटेरोकाइनेज इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है और ये ट्रिप्सिन फिर प्रो इलास्टेज को इलास्टेज में, प्रोफॉस्फोलाइपेज को फॉस्फोलाइपेज में कन्वर्ट करते हैं। ये एंजाइम्स लाइसिस करते हैं और डाइजेशन करते हैं। नॉर्मली ये फूड की डाइजेशन कर रहे होते हैं, पर अगर इसका प्री मैच्योर एक्टिवेशन हो जाए या ये एंजाइम्स रिलीज ही ना हो पाए बाहर, तो उसकी वजह से ऑटोडाइजेशन ऑफ ग्लैंड कर देंगे। ये इसको कंट्रोल कैसे रखती है हमारी बॉडी? इसको कंट्रोल रखती है कुछ इनिबिटर्स के थ्रू। इस ट्रिप्सिन के कुछ इनिबिटर्स होते हैं जो इसकी प्री मैच्योर एक्टिवेशन को इनिबिट करेंगे और ये ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होगा और ये अंडर कंट्रोल रहेंगे दोनों एंजाइम से। ठीक है, अब इसके इनहिबिटर्स में क्या क्या आता है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन आता है, बीटा 2 मैक्रोग्लोबुलिन्स और C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर्स आते हैं। ये तीनों चीज़ें हमारी बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट होती हैं जो ट्रिप्सिन को इनहिबिट करके रखती हैं और इससे सारा प्रोसेस अंडर कंट्रोल रहता है। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से भी पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। ठीक है, फिर एक ये है कि ट्रिप्सिन एंजाइम है, उसका एक मेन फंक्शन होता है प्री कैलिक्रिन को कैलिक्रिन में कन्वर्ट करना, जिसकी वजह से क्लॉट्स बनते हैं और जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है। तो अगर ये एंजाइम्स डिसफंक्शनल तरीके से काम करेगा तो हमारे क्लोटिंग मैकेनिज्म में भी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर कि कोई पेशेंट मान लो एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक पेशेंट में अगर पेनक्रियाटाइटिस हुआ तो पेशेंट हमारे पास किन सिम्टम्स के साथ आएगा? पेशेंट आएगा मेनली पेन एब्डोमेन के साथ है। पेन एब्डोमेन और वोमिटिंग, ये दो मेन फीचर्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। अब पेन की क्या क्या फीचर्स होती है? पेन एपिगैस्ट्रियम रीजन में और पेरियम्बलाइकल रीजन में मिल सकता है। इन रीजन्स में अगर पेन पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है और साथ में उसको वोमिटिंग भी है, तो हमें सबसे पहले क्या सोचना है कि पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। पेन किस तरीके का मिलेगा? सडन ऑनसेट ऑफ पेन मिलेगा, बहुत सीवियर मिलेगा पेन, और रेडिएटिंग टू बैक मिलेगा। पेन यूजुअली क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होके बैक में रेडिएट कर रहा होता है और इंक्रीजेज ऑन लाइंग डाउन एंड डिक्रीजिंग ऑन स्टैंडिंग एंड लीनिंग फॉरवर्ड। तो इसकी एक ये मेन क्लासिकल फीचर होती है। अगर कोई पेशेंट पेन एब्डोमेन के साथ आया है और वो फॉरवर्ड लीन कर रहा है, जैसे ये पेशेंट कर रहा है, इसने आगे फॉरवर्ड बेंडिंग की हुई है, ये इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पेनक्रियाज है वो हमारा रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है, ये जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है इसके पास ये प्रेजेंट होता है और इसके आगे पेरिटोनियम है, ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है पीछे की तरफ। तो जैसे ही पेशेंट फॉरवर्ड बेंड करेगा तो जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है इसका कनेक्शन सेपरेट हो गया, कनेक्शन हट गया, तो एब्डोमिनल वॉल इरिटेट नहीं होगी, तो पीछे पेन उसका डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि इसके बीच में एक सेपरेशन आ गया, एक गैप आ गया। और पेशेंट जैसे ही बैकवर्ड लीन करेगा या लाई डाउन करेगा सुपाइन पोजीशन में, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को टच कर रहा है और पेन उतना ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। इसको बोलते हैं मॉमडन प्रेयर साइन, कि पेशेंट हमेशा इसमें बेड साइड आपको झुका हुआ या खड़ा हुआ मिलेगा, या अगर बेड के ऊपर बैठा भी है तो वो फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन में बैठा हुआ मिलेगा, जिससे यूजुअली मॉमडन पॉपुलेशन प्रेयर करती है, इसलिए इसको मॉमडन प्रेयर साइन बोलते हैं। साथ में और क्या फीचर्स मिलेंगी इसमें? नोजिया मिलेगा, वोमिटिंग मिलेगी, कई बार वोमिटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। साथ में एनोरेक्सिया मिलेगा कि एपेटाइट बिल्कुल रिड्यूस हो रखी है, ओरल इंटेक डिक्रीज हो रखा है पूरा। फिर उसकी हिस्ट्री में हमें अल्कोहलिक पेशेंट की हिस्ट्री मिलेगी कि अल्कोहल इंटेक ले रहा है नहीं ले रहा है। तो इन फीचर्स के साथ हम इसके सारे डीडीज़ में से कैसे रूल आउट करेंगे कि कौन सी चीज़ इसमें हो सकती है? तो हमें डीडीज़ पता होने चाहिए। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट डीडी होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। फिर आता है सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, हेपेटाइटिस, एक्यूट अपेंडिसाइटिस, एमआई हो सकता है, एओर्टिक डाइसेक्शन हो सकता है और रीनल कोलिक हो सकता है। ये सारे इसके डीडी हैं। अब ये देखो, पेन एब्डोमेन है पेशेंट को, किसी भी क्वाड्रेंट में अगर पेन है पेशेंट को, तो हमें मेन कोजेज जो एक्यूट एब्डोमेन के कोजेज हैं वो रूल आउट करने होते हैं। एमआई का पेन यूजुअली हमें चेस्ट एरिया में देखने को मिलता है, लेकिन कई बार एपिगैस्ट्रियम रीजन तक भी एमआई का पेन आ सकता है। तो सबसे पहले हमें एमआई रूल आउट करना है हमेशा। फिर एओर्टिक डाइसेक्शन रूल आउट करना है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, तो इसको भी ज़रूर रूल आउट करना है। इधर हमारे पास लीवर प्रेजेंट है, गोल ब्लैडर प्रेजेंट है, तो हेपेटाइटिस की वजह से, कोलिसिस्टाइटिस, कोलीलिथियासिस, इसकी वजह से भी पेन हो सकता है। पीछे किडनीज प्रेजेंट हैं, तो किडनी में रीनल कोलिक हो सकता है, उसकी वजह से पेन हो सकता है। फिर हमारे यहाँ पे अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है, तो उसमें अपेंडिसाइटिस की वजह से भी पेन होता है, जो यूजुअली हमारा अम्बलाइकल रीजन से स्टार्ट होता है पहले पेन। तो अभी अम्बलाइकल रीजन में पेन
हो रहा है तो हमें क्या पता कि ऊपर पेनक्रियाज की वजह से हो रहा है या नीचे अपेंडिक्स की वजह से हो रहा है, कुछ भी कोजेज हो सकते हैं। तो हमें पूरे एब्डोमेन के जो एक्यूट एब्डोमेन के कोजेज हैं वो सारे रूल आउट करने होते हैं। अभी इंटेस्टाइन है, इसकी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, रप्चर हो सकता है, या सब एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। तो ये सारे एक्यूट एब्डोमेन के कोजेज हमें हमेशा ध्यान में रखने हैं अगर पेशेंट पेन एब्डोमेन के साथ आ रहा है तो, ताकि हम अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट कर पाएँ। फिर पेशेंट के हमने कॉजेज़ पढ़ लिए कि क्यों हुआ, पेशेंट किन सिम्पटम्स के साथ आया। हमारे पास पेशेंट आ गया तो हम क्या चेक करेंगे पेशेंट में? पेशेंट ने अपनी कंप्लेंट बता दी, हमने हिस्ट्री ले ली। फिर हम देखेंगे कि पेशेंट इसमें मेनली डिस्ट्रेस्ड पेशेंट मिलता है कि बहुत सीवियर अगर उसको पेन हो रहा है तो बहुत आराम से नहीं बातचीत कर पाएगा, हमेशा एक डिस्ट्रेस लुकिंग पेशेंट मिलेगा। साथ में उसका पल्स रेट बढ़ा हुआ मिलेगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ मिलेगा, टेकिपनिया, टैकीकार्डिया और बीपी उसका लो मिल सकता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि वॉमिटिंग होती है पेशेंट में, उसकी वजह से फ्लूइड लॉस होता है, फ्लूइड लॉस होता है तो बीपी फॉल कर सकता है। जहाँ पे पेन हो रहा है वहाँ पे टेंडरनेस और गार्डिंग मिलेगी पेशेंट में। अगर एल्कोहलिक पेशेंट है तो उसमें हमें सीएलडी के साइंस मिल सकते हैं, एसाइटिस मिल सकता है। अगर गॉल ब्लैडर स्टोन मेन कोज है तो हमें उसमें पेन के साथ जॉन्डिस भी मिल सकता है। ठीक है, फिर कुछ और चीज़ें मिल सकती हैं, जैसे पुस्कस रेटिनोपैथी मिलती है कुछ पेशेंट्स में। अगर हम पेशेंट की रेटिना देखेंगे तो हमें यहाँ पे रेटिनोपैथी के चेंजेस मिलेंगे। ये हम जब आई ओपिनियन करवाएंगे एक बार डायग्नोसिस बनवाने के बाद, तो उसमें हमें देखने को मिल सकते हैं। कई बार पेशेंट शॉक में भी मिल सकता है, ओलिगूरिया भी हो सकता है पेशेंट को। कुछ रेयर केसेस में हमें स्किन नोड्यूल्स देखने को मिल जाते हैं। ये क्यों हुए? क्योंकि जो एंजाइम्स हैं वो फैट का लाइसिस कर रहे हैं, फैट का लाइसिस कर रहे हैं तो सबक्यूटेनियस जो फैट नेक्रोसिस हो रही है उसकी वजह से नोड्यूल्स बन जाते हैं। एक इसमें क्या है, प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है। ये क्यों हुआ? जैसे डायफ्राम के ऊपर इधर लंग्स प्रेजेंट है और इधर पेनक्रियाज प्रेजेंट है, तो इधर ट्रांसुडेटिव फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है। तो इधर जैसे ही ये प्लूरल इफ्यूजन हुआ, प्लूरल इफ्यूजन हुआ तो पेशेंट को क्या हुआ? ब्रीदिंग डिफिकल्टी। पेशेंट एसओबी की कंप्लेन के साथ आएगा, पेन एब्डोमेन भी हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी हो रही है। अगर हम सेचुरेशन देखेंगे तो कई बार सेचुरेशन नॉर्मल भी मिल सकती है और सेचुरेशन फॉल भी कर सकती है। फिर कुछ केसेस में क्या होता है कि ये क्यूलन साइन, ग्रे टर्नर साइन ये मिल सकते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट साइन होते हैं। इसमें पहला होता है क्यूलन साइन। इसमें क्या हो रहा है कि हेमरेजिक चेंजेस आ गए हैं। हेमरेजिक चेंजेस अगर पेरियम्बलाइकल रीजन में आ रहे हैं इधर तो उसको बोलते हैं क्यूलन साइन है। ग्रे टर्नर साइन कब बोलते हैं? जब यही चेंजेस है, जो ये चेंजेस हैं इसके हेमरेजिक चेंजेस ब्लूइश डिस्कलरेशन वाले, वो इधर फ्लैंक रीजन में आ रहे हैं दोनों तरफ, किसी एक तरफ या दोनों तरफ, तो उसको ग्रे टर्नर साइन बोलते हैं। यही ब्लूइश डिस्कलरेशन अगर ग्रोइन एरिया में हो रहा है तो उसको बोलते हैं फॉक्स साइन। तो ये साइंस भी मिल सकते हैं। तो मेन चेंजेस हमें इसमें फीचर्स में क्या मिले? पेशेंट की कंप्लेन थी पेन एब्डोमेन, नोजिया, वोमिटिंग, हिस्ट्री में अल्कोहल या गोल ब्लैडर स्टोन्स का नोन केस था, हाइपरपैराथायरॉइडिज्म का नोन केस हो सकता है, या फिर पेशेंट ने कोई ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, स्नेक बाइट या कोई और उसकी फीचर्स मिल सकती हैं, जो भी उसका कोज है उससे रिलेटेड कोई फीचर्स मिल सकती हैं। फिर हमने साइंस देखे, एग्जामिनेशन किया, एग्जामिनेशन पे हमें टैकीकार्डिया, टैकीपनिया या पेशेंट शॉक में मिल सकता है, और टेंडरनेस और गार्डिंग मिल सकती है, स्किन नोड्यूल्स मिल सकते हैं, पेशेंट शॉक में हो सकता है, और ये हेमरेजिक साइंस जैसे क्यूलेंस, ग्रे टर्नर्स और फॉक्स साइंस मिल सकते हैं। अगर हम चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो उसमें प्लूरल इफ्यूजन भी मिल सकता है। प्लूरल इफ्यूजन इसमें मोस्ट कॉमनली लेफ्ट साइड पे ही मिलता है। फिर हम इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे पेशेंट का एग्जामिनेशन करने के बाद। तो सबसे पहले हम क्या भेजेंगे? अमाइलेज लाइपेज भेजेंगे। अर्जेंटली हमने उसका अमाइलेज लाइपेज चेक कराया, वो कितना मिल सकता है? मोर देन 3 टाइम्स ऑफ अगर अपर नॉर्मल लिमिट है तो वो इंडिकेट करता है कि पेनकेटाइटिस ही है पेशेंट को, और ये विदिन 6 to 12 आवर्स इंक्रीज हो जाता है और डिक्लाइन होता है आफ्टर 3 to 5 डेज है। ये क्यों इंक्रीज हुआ मिला? क्योंकि ये पेनक्रियाटिक एसिनार सेल्स इसको सिंथेसाइज करती हैं, और जैसे ही ऑटोडाइजेशन हुआ, ये एसिनार सेल्स रप्चर हुई, सेल्स डैमेज हुई, तो सारा जो एंजाइम है, ये एमाइलेज है, ये बाहर रिलीज हो जाएगा और इसमें ब्लड के लेवल्स एमाइलेज के रेज्ड मिलेंगे। 100% पेशेंट्स में ये इंक्रीज हुआ नहीं मिलता, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इंक्रीज हुआ मिलता है। कुछ और भी कंडीशंस हैं जहाँ पे ये फॉल्स पॉजिटिव भी रेज्ड मिल सकता है, जैसे बाउल परफोरेशन में इंक्रीज हुआ मिल सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रप्चर में इंक्रीज हुआ मिल सकता है, रीनल फेलियर के केसेस में ये इंक्रीज हो सकता है। तो हमें ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। अगर अमाइलेज लेवल्स रेज हैं तो हमें, अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो हमें ध्यान रखना है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर तो नहीं हो गई है। अगर कोई पेशेंट टीबी का है तो हमें ध्यान रखना है कि अगर टीबी का पेशेंट पेन एब्डोमेन के साथ आ रहा है तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या इंटेस्टाइनल परफोरेशन तो नहीं हो गया है।
फिर दूसरी चीज़ है लाइपेज। लाइपेज ज़्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि ये ज़्यादा स्पेसिफिक होता है और हम इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इंक्रीज ये भी मोर देन 3 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट होता है और ये विद इन 4 to 8 आवर्स इंक्रीज हो जाता है। डिक्लाइन इसका 2 वीक्स तक होता है, 8 to 14 डेज तक ये विद इन नॉर्मल लिमिट्स अपने आ जाएगा। साथ में सीआरपी लेवल्स इंक्रीज हुए मिल सकते हैं, हेमरेजिक चेंजेस आएंगे तो हीमोग्लोबिन लेवल्स रिड्यूस मिल सकते हैं। टीएलसी इसमें इंक्रीज हुआ मिलता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है ग्लैंड की। अगर पेशेंट डीआईसी में लैंड अप करता है तो प्लेटलेट्स भी फॉल कर सकती हैं। कैल्शियम इसमें इंक्रीज भी मिल सकता है और डिक्रीज भी मिल सकता है। अगर हाइपरकैल्सीमिया इसका कोज है तो उसमें कैल्शियम के लेवल्स बढ़े हुए मिलेंगे। पर अगर अल्कोहल की वजह से या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से पेनकेटाइटिस हुआ है तो उसके बाद उसमें कैल्शियम के लेवल्स रिड्यूस हो जाते हैं। वो क्यों रिड्यूस हो जाते हैं? क्योंकि ये प्रेसिपिटेट बना लेता है। जो नेक्रोटिक फैट है उसके साथ कैल्शियम प्रेसिपिटेट बना लेगा तो सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाती है, उसकी वजह से ये कंबाइन हो जाएगा और फ्री कैल्शियम ब्लड में रिड्यूस हो जाएगा। तो कैल्शियम के जो लेवल्स हैं, सीरम कैल्शियम लेवल्स, वो हमें डिक्रीज हुए मिलेंगे। इसमें हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया मिल सकता है। अगर ट्राइग्लिसरीडीमिया एक कोज है इसका तो मोर देन 1000 मिलीग्राम पर डेसीलिटर। सब पेशेंट में नहीं मिलेगा, जिसमें हाइपरग्लाइसिडीमिया कोज है उसमें इसके लेवल्स मोर देन 1000 मिल सकते हैं। साथ में इसमें एएलपी लेवल्स इंक्रीज हुए मिल सकते हैं। अगर गॉल ब्लैडर स्टोन इसका कोज है तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के चेंजेस होते हैं वो मिलेंगे। एएलपी लेवल्स और जीजीटी लेवल्स इंक्रीज हुए मिलेंगे। तो सारी चीज़ें हर पेशेंट में नहीं मिलेंगी। अमाइलेज लाइपेज लेवल्स सब पेशेंट्स में नॉर्मली रेज्ड मिलते हैं, पर बाकी जो फीचर्स हैं वो कोज के हिसाब से देखनी पड़ेंगे हमें। फिर पहले हम इसमें एक्सरे करवाते थे, अभी एक्सरे ऑब्सोल्यूट हो गया है। एक्सरे में यूजुअली कोलोन कट ऑफ साइन, सेंटिनल लूप साइन, इनसे हम आइडेंटिफाई करते थे, पर अब हम मेनली रिलाई करते हैं यूएसजी और सीटी पे। यूएसजी में क्या मिल सकता है? अगर हम अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराएंगे तो उसमें पेनक्रियाटिक स्वेलिंग दिख जाएगी अलग से, नेक्रोसिस दिख जाएगी टिश्यू की, या ग्लैंड के आसपास हमें फ्लूइड कलेक्शन मिल सकता है। सीटी स्कैन यूजुअली हम कराते हैं आफ्टर 72 आवर्स है। पेशेंट अगर पेन के साथ विद इन 24 या 48 आवर्स है तो सीटी में चेंजेस नहीं मिलते हैं, इसलिए 72 आवर्स होने के बाद हम सीटी कराते हैं ताकि हमें वो चेंजेस मिलें। सीटी स्कैन में क्या मिल सकता है? स्वोलन पेनक्रियाज मिलेगा, सूडोसिस्ट फॉर्मेशन हो सकती है, और कोई कॉम्प्लिकेशन अगर पेनक्रियाटिक एब्सेस बनी हुई है तो वो मिल सकती है। फिर हम इसमें ईआरसीपी करते हैं। ईआरसीपी डायग्नोस्टिक भी है और थेरेपेटिक भी है। ईआरसीपी का मेन रोल क्या होता है? एक तो ये आइडेंटिफाई करेगा, मान लो गोल ब्लैडर स्टोन अगर उसका कोज है तो उस स्टोन को आइडेंटिफाई करेगा, उस स्टोन को रिमूव भी कर सकता है। तो इट कैन बी यूज्ड फॉर मूविंग द बाइल डक्ट स्टोन से। अगर स्फिंक्टर नैरो हो रखा है तो ये स्फिंक्टरेक्टमी करके डायलेट कर देगा ओपनिंग को, और जहाँ पे सीबीडी स्टोन था उसको रिमूव करके सीबीडी स्टेंट भी प्लेस कर सकते हैं ताकि वो जो पाथवे है वो ओपन रहे और दोबारा ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। तो सीटी में ये कैसा दिखता है? मान लो ये सीटी मशीन है, ठीक है, इसमें पेशेंट को हमने इधर लेटा रखा है। इसको इमेजिन करो कि इसका ये हमने क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया हुआ है पेशेंट का इस तरीके से। इधर पेशेंट की बैक है, इधर इसका एब्डोमेन है, और पीछे की तरफ इसका हेड है, और हमारी तरफ जिधर से हम देख रहे हैं उसकी तरफ, उधर उस तरफ पेशेंट की लेग्स हैं। तो हमें सीटी में कैसे मिलेगा? इधर पेशेंट की स्पाइन है, इस तरफ लीवर है लेफ्ट साइड पे, और इस तरफ हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड का टिश्यू दिखेगा, स्टमक दिखेगा, स्प्लीन दिखेगा। ये हमें दिख रहा है इधर पेनक्रियाज, ये नॉर्मल पेनक्रियाज है। स्मॉल दिखेगा, क्लियर कट दिखेगा, मार्किंग्स अच्छे से दिख रही हैं। जब पेनकेटाइटिस होता है तो कैसे दिख रहा है? ये इस तरफ लीवर है, पीछे ये स्पाइन है, आगे हमें पेनक्रियाज कैसा दिख रहा है? ये पूरा डिस्टेंडेड हो रखा है, ठीक है, साइज इंक्रीज हो रखा है, साथ में इसमें नेक्रोटिक चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से सीटी में चेंजेस हमें मिलेंगे। तो हमने इन्वेस्टिगेशंस करा ली हैं पेशेंट की। अब इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि हम सिटी के बेसिस पे किस तरीके से उसको क्लासिफाई करेंगे। इन क्राइटेरियाज का मेन रोल होता है कि हम पेशेंट की मोटेलिटी चेक कर पाएँ, कि अगर ज़्यादा फीचर्स प्रेजेंट हैं तो पेशेंट का मोटेलिटी रेशियो हायर हो जाता है। तो मोटेलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्राइटेरिया बनाए हुए हैं। रेंसेंस क्राइटेरिया ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसमें मोस्टली इसको हमें क्रैम ही करना पड़ता है। तो इसको हम 2 बार चेक करते हैं, ऑन एडमिशन चेक करेंगे और विद इन 48 आवर्स हम बाद में इसको दोबारा कुछ फीचर्स चेक करेंगे। दोनों टाइम अलग अलग फीचर्स चेक करें। एल्कोहलिक पेशेंट के लिए इसका क्राइटेरिया अलग है, और जीबी स्टोन अगर कोज है तो उसका क्राइटेरिया अलग है। एल्कोहलिक पेशेंट में मोर्टेलिटी ज़्यादा हायर होती है, प्रोग्नोसिस पुअर होता है, तो इसकी फीचर्स हमें, अगर एज मोर देन 55 भी है तो हम इसको 1 मार्क देंगे। अगर गोल ब्लैडर स्टोन में एज मोर देन 55 है तो उसको 1 पॉइंट नहीं देना, मोर देन 70 है तो 1 पॉइंट देंगे, क्योंकि इसका प्रोग्नोसिस एल्कोहलिक से बेटर होता है।
अब अल्कोहलिक की सारी फीचर्स देखते हैं। एज मोर देन 55, आरबीएस मोर देन 200, टीएलसी काउंट 16,000 से ज़्यादा, एलडीएच 350 से ज़्यादा और एएसटी 250 से ज़्यादा। ऐसे ही गोल्ड स्टोन अगर कोज है तो उसमें एज मोर देन 70, आरबीएस मोर देन 220, टीएलसी काउंट 16,000 की बजाय कितना आ गया 18,000, एलडीएच 400 से ज़्यादा, एएसटी 250 से ज़्यादा, ये दोनों में सेम है। ठीक है। और आफ्टर विद इन 48 आवर्स अगर हम चेक करेंगे तो हमें कुछ फीचर्स दोबारा चेक करनी पड़ेंगे। जैसे एबीजी हमने कराया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखा लेस देन 60 है, कैल्शियम लेस देन 8 है, हीमेटोक्रिट मोर देन 10% है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन मोर देन 5 है, बेस डेफिसिट मोर देन 4 मिली इक्विवेलेंट्स हैं और फ्लूइड डेफिसिट मोर देन 6 है। तो ये फीचर्स अगर 2 फीचर्स प्रेजेंट हैं तो 0% मोर्टेलिटी है, अगर फीचर्स 4 तक पॉजिटिव आ गई तो 15% मोर्टेलिटी, और अगर फीचर्स 6 तक पॉजिटिव आ गई तो 50% मोर्टेलिटी हो गया पेशेंट का। 50-50 चांसेस हैं कि पेशेंट ये डिजीज़ फैटल प्रूव हो सकती है पेशेंट में। अगर मोर देन 6 फीचर्स हैं तो फिर तो 100% मोर्टेलिटी है ही है पेशेंट में। जो ज़्यादा कॉमनली हम एट प्रेजेंट टाइम यूज़ करते हैं वो है सीटी सीवियरिटी इंडेक्स है। इसमें हम सीटी की फीचर्स के ऊपर क्लासीफाई करते हैं। बेल्थाजार स्कोर और नेक्रोसिस स्कोर, 2 स्कोर्स को कंपाइल करके इसको यूज़ करते हैं। बेल्थाजार स्कोर में क्या होता है, ABCD क्लासिफिकेशन हमने इसमें बनाई है कि अगर सीटी में पेनक्रियाज नॉर्मल दिख रहा है तो 0, अगर ग्लैंड एनलार्ज्ड है तो 1, अगर ग्लैंड एनलार्ज्ड है और उसमें पेरी पेनक्रियाटिक है, ग्लैंड के आसपास भी इन्फ्लेमेशन है तो 2, अगर उसमें फ्लूइड कलेक्शन हो गया और सिंगल पॉकेट ऑफ फ्लूइड कलेक्शन है तो 3, और फ्लूइड कलेक्शन 2 से ज़्यादा अगर पॉकेट है उसमें फ्लूइड की तो 4। ये बेल्थाजार स्कोर हो गया, ABCD स्कोर। फिर नेक्रोसिस चेक करते हैं। नेक्रोसिस अगर एब्सेंट है तो 0, 33% टिश्यू में नेक्रोसिस हो चुकी है तो 2, अगर हाफ 50% तक नेक्रोसिस हो रखी है तो हम 4, और 50% से ज़्यादा भी नेक्रोसिस हो गई तो 6 है। फिर इन दोनों स्कोर्स को हम ऐड करेंगे, ये स्कोरिंग करेंगे, ये स्कोरिंग करेंगे, दोनों अलग अलग। और फिर जैसे सीटी सीवियरिटी इंडेक्स में क्या था, बेल्थाजार स्कोर और नेक्रोसिस स्कोर को ऐड करेंगे, तो ये बेल्थाजार स्कोर हो गया, और नेक्रोसिस वाले स्कोर को दोनों को ऐड करेंगे और फिर हम मोर्टेलिटी आइडेंटिफाई करेंगे। अगर स्कोरिंग 3 तक है तो 3% मोर्टेलिटी, 6 तक है तो 6% मोर्टेलिटी, और 10 तक है तो 17% तक मोर्टेलिटी इंक्रीज हो जाती है पेशेंट में। और भी क्राइटेरियाज होते हैं इसमें, जैसे मॉडिफाइड ग्लासकोक स्कोर हो गया, अपाचे 2 स्कोर होता है और बिशप स्कोर होता है। बिशप स्कोर को हम बहुत फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए हम उसको बहुत ज़्यादा बेड साइड क्लिनिकली यूज़ करते हैं बिशप स्कोर सबसे ज़्यादा। इसमें 5 चीज़ें देखनी होती हैं। बिशप मतलब बी से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हमने चेक कर ली मोर देन 25, आई से क्या हो गया, इम्पेयर्ड मेंटल स्टेटस हो गया, एस से क्या हो गया, सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम है, और ए से एज मोर देन 60 हो गया, पी से प्लूरल इफ्यूजन हो गया। तो ये 5 चीज़ें हमने चेक कर ली। अब इसमें से अगर मोर देन 3 है तो हाई चांसेस ऑफ ऑर्गन फेलियर, जितने ऑर्गन फेलियर के चांसेस बढ़ेंगे उतनी उसमें मोर्टेलिटी बढ़ेगी। ठीक है। SIRS इसमें अगर हम अलग से देखें तो SIRS क्या होता है, सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। वो हम कैसे बोलेंगे किसी पेशेंट में पॉजिटिव है, अगर उसमें 2 से ज़्यादा ये फीचर्स पॉजिटिव आ रही हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, 4 फीचर्स हैं, इनमें से कोई 2 या उससे ज़्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए। टेम्परेचर या तो 36 डिग्री सेल्सियस से कम है या 38 से ज़्यादा है, और TLC या तो 4000 से कम है या 12000 से ज़्यादा है। हार्ट रेट मोर देन 90 है और रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 20 है। अगर इनमें से कोई 2 फीचर्स या उससे ज़्यादा पॉजिटिव है तो हम SIRS उसको पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है। तो ये बिशप स्कोर हो गया कि इन 5 फीचर्स में से अगर कोई 3 से ज़्यादा फीचर्स प्रेजेंट है तो ऑर्गन फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी SIRS के एक वेरिएंट होता है क्यूसोफा स्कोर, जिसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं सेप्सिस के मार्कर के फॉर्म में, कि अगर इन 3 में से कोई 2 फीचर्स पॉजिटिव हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्यूसोफा स्कोर पॉजिटिव है, और पेशेंट को यूजुअली सेप्सिस के चांसेस, सेप्सिस का इंडिकेटर होता है कि अगर ये 3 में से 2 फीचर्स भी पॉजिटिव हैं तो पेशेंट को सेप्सिस है। अगर पेशेंट अल्टर्ड मेंटल स्टेटस में है और सिस्टोलिक बीपी लेस देन 100 है, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 22 है, इनमें से 2 से ज़्यादा अगर फीचर्स पॉजिटिव आ रहे हैं मतलब क्यूसोफा स्कोर पॉजिटिव है। फिर हमने सारे मार्कर्स कर लिए। पेशेंट हमारे पास पेनकेटाइटिस का सिम्टम्स के साथ आया, फिर हमने उसके साइंस देखे, इन्वेस्टिगेशंस कराई, अमाइलेज लाइपेज, अल्ट्रासाउंड, CT हमने उसका करा लिया। फिर हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे। 90% केसेस में एक सेल्फ लिमिटेड इलनेस होती है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। 90% केसेस में सेल्फ लिमिटेड है, पेन होगा, 3 to 4 डेज़ बाद अपने आप पेन सेटल डाउन हो जाता है। पर अगर पेन सेटल नहीं होता है, पेशेंट हमारे पास आ रहा है, तो हम क्या करेंगे,
अब उसका आईवी एक्सेस मेंटेन करेंगे और उसको आईवी फ्लूइड स्टार्ट करेंगे। नॉर्मल सेलाइन स्टार्ट करते हैं 5 to 10 ml पर केजी पर आवर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या हो गया, हमने 500 ml दे दिया, मान लो पेशेंट को एक वेक स्टार्ट कर दिया। साथ में हम क्या करेंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे। अब पेशेंट को पेन और वोमिटिंग हो रहा है, वो भी तो ट्रीट करना है हमें, तो मेनली हम इसमें इंजेक्शन ट्रामाडोल यूज़ करते हैं। ओपिएट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोक्सीमोर्फिन हो गया, फेंटानिल हो गया। कई बार ट्रामाडोल से भी पेन सेटल डाउन नहीं होता तो हमें फेंटानिल या मॉर्फिन भी यूज़ करना पड़ सकता है। एंटी एमेटिक्स यूज़ करेंगे, पेन और वोमिटिंग दोनों फीचर हमें सेटल करनी है। वोमिटिंग के लिए हम ऑन्डेंसेट्रोन इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट को रखेंगे एनपीओ। एनपीओ क्यों रखेंगे, ताकि इंटेस्टाइन में जब भी फूड जाता है, जब भी हम फूड लेते हैं तो इंटेस्टाइन से स्टिमुलस जाता है पेनक्रियाज के पास की वहाँ से एंजाइम्स को रिलीज़ करो ताकि फूड डाइजेस्ट हो जाए। अगर हम पेशेंट को एनपीओ रखेंगे तो स्टिमुलस जाएगा ही नहीं, एंजाइम्स रिलीज़ ही नहीं होंगे। एंजाइम्स रिलीज़ नहीं होंगे तो ग्लैंड को क्या मिल जाएगा, रेस्ट मिल जाएगा। ग्लैंड रेस्ट करेगा, एंजाइम्स रिलीज़ नहीं होंगे तो जो लाइसिस है, जो ऑटोडाइजेशन है, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और पूरी प्रोट्रैक्टेड वॉमिटिंग हो रही है तो हम राइल्स ट्यूब भी इंसर्ट कर सकते हैं। राइल्स ट्यूब अगर पेशेंट में कंटिन्यूस पेन हो रहा है, प्रोटेक्टेड वॉमिटिंग हो रही है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में एंटीबायोटिक्स का इसमें कोई रोल नहीं होता। इसमें हमने क्राइटेरिया में देखा था, रेंसन्स क्राइटेरिया में, कि टीएलसी काउंट 16,000 से ज़्यादा, 18,000 से ज़्यादा, पर वो इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा है, उसमें इन्फेक्टिव ईटियोलॉजी नहीं है कोई। अगर इन्फेक्टिव ईटियोलॉजी होती है तो हम उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। इन्फेक्टिव ईटियोलॉजी मोस्ट कॉमन जो इसके 4 इंपॉर्टेंट कॉज होते हैं, गोल ब्लैडर स्टोन, एल्कोहल, हाइपरट्राइग्लिसरीडेमिया, वो इन्फेक्टिव कॉजेज नहीं है तो उसमें हम नहीं यूज़ करते हैं। फिर हम इसकी ईआरसीपी प्लान करेंगे पेशेंट की। ईआरसीपी में क्या करेंगे, उसमें जो स्टोन है उसको रिमूव करेंगे, वहाँ पे स्टेंट डाल सकते हैं, सर्जरी करवा सकते हैं कुछ पेशेंट्स में। सर्जरी की इंडिकेशंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत रेयर कॉजेज़ में ही हमें सर्जरी करनी पड़ती है। जैसे कि इन्फेक्टेड पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस या इन्फेक्टेड एब्सेस बन गया, जो हमने पेनक्रियाटिक फ्लूइड कलेक्शन देखा था, वहाँ पे पेनक्रियाटिक एब्सेस भी बन सकती है। अगर इन्फेक्टेड एब्सेस बन रही है तो हमें सर्जरी करके वो रिमूव करनी पड़ सकती है, या इन्फेक्टेड सूडोसिस्ट बन रही है तो हमें सर्जरी करनी पड़ सकती है। तो ये हो गया इसका ट्रीटमेंट का पार्ट है। इसकी प्रॉपर एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है सारी की। पेशेंट को एनपीओ रख दिया, फ्लूइड्स दे दिया, पेन और वोमिटिंग सेटल डाउन कर दिए, तो ये हमें इसकी पूरी सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है। कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं पेनक्रियाटाइटिस में कुछ, जैसे पेरीपेनक्रियाटिक फ्लूइड कलेक्शन हो गया, वहाँ पे सूडोसिस्ट बन गया, पेनक्रियाज में नेक्रोसिस हो गया, एब्सेस बन सकता है, और एब्डोमेन के अंदर एसाइटिस हो सकती है, और ट्रांसयूडेटिव फ्लूइड कलेक्शन की वजह से प्लूरल इफ्यूजन भी हमने देखा था। तो ये तो इंट्रा एब्डोमिनल कॉम्प्लिकेशंस हो गई। कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज हो सकता है, जो हमने फॉक्स साइन, क्यूलेंस साइंस, वो सब ग्रेटर्नस साइंस ये पढ़े थे, तो ये हेमरेजिक साइंस हो गए। फिर एसआईआरएस हो सकता है पेशेंट को, पोर्टल वेन में थ्रोम्बोसिस हो सकता है। ये थ्रोम्बोसिस क्यों हुआ, हमने देखा था कि ट्रिप्सिन जो एंजाइम है उसका काम क्या था, प्री कैलिक्रिन को कैलिक्रिन में कन्वर्ट करना। कैलिक्रिन का रोल क्या होता है, क्लोट फॉर्मेशन बनाना। अगर ये फिब्रिन बनाता है और क्लोट बनाता है तो ये जितना ज़्यादा फंक्शन कर रहा है ट्रिप्सिन, उतने ही क्लोट ज़्यादा बनेंगे, तो क्या हुआ, थ्रोम्बोसिस के चांसेस बढ़ गए। तो पोर्टल वेन में थ्रोम्बोसिस, रीनल वेन में थ्रोम्बोसिस ये हो सकती है। रीनल वेन में हुई तो किडनी फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा, जीएफआर डिक्रीज होगा, ओलिग्यूरिया हो जाएगा, यूरिया लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे। और एक इसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में क्या हुआ था, हाइपोकैल्सीमिया हुआ था, इसने सॉप बना लिया था फैट के साथ मिलके, कैल्शियम ने प्रेसिपिटेट हो गया था। पेशेंट को डीआईसी भी हो सकता है, और रेटिनोपैथी भी इसकी एक कॉम्प्लिकेशन हमने देखी थी। तो ये सारा हो गया हमारा एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस।